एक बहुत ही कॉमन सिनारियो के बारे में सोचते हैं आज। मान लीजिए किसी का वीकेंड का प्लान है और एक बहुत फैंसी रेस्टोरेंट के बाहर एक ब्रांड न्यू गाड़ी रुकती है। राइट। एक इंसान उस गाड़ी से निकलता है और वैलेट पार्किंग वाले को अपनी चाबी पकड़ा देता है। एक छोटा सा पेपर टिकट जेब में रखता है और डिनर करने चला जाता है। पर 2 घंटे बाद जब वो वापस आता है तो गाड़ी वहां से गायब है। ओह वाओ, मतलब किसी का सबसे बड़ा नाइटमेयर। एग्जैक्टली और यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, इस नुकसान की भरपाई आखिर करेगा कौन? वो इंसान जिसकी गाड़ी थी, या वो रेस्टोरेंट जिसका वो वैलेट था, या फिर गाड़ी का इंश्योरेंस? ये एक्चुअली एक ऐसी सिचुएशन है जहां लोग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। हाँ, और एक और सिनेरियो देखते हैं। जैसे किसी का लैपटॉप खराब हो गया और उसने रिपेयर के लिए किसी लोकल दुकान वाले के पास छोड़ दिया। अगले दिन उस दुकान में आग लग जाती है और वो लैपटॉप जलकर राख हो जाता है। अब नए लैपटॉप के पैसे किसकी जेब से जाएंगे? बिल्कुल, और यही वो मुद्दे हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में रोज होते हैं। द डीप डाइव में सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट हूं और आज मेरे साथ एक लीगल एक्सपर्ट जुड़ी हैं। आज का ये डीप डाइव किसी एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल थियोरी पर नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रैक्टिकल और ज़रूरी लीगल कॉन्सेप्ट पर है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हर कदम पर टच करता है। हाँ, और आज हमारे पास लीगल रिसोर्सेज का एक बहुत ही सॉलिड स्टैक है। इसमें टैक्समैन, आई प्लीडर्स, द्वैया लॉ और कई डिटेल्ड लीगल आर्टिकल्स शामिल है। और आज का हमारा मिशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बहुत ही क्रूशियल हिस्से को डिकोड करना। राइट, जिसे हम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली कहते हैं। और मैं साफ कर दूं कि ये कोई ड्राई या बोरिंग लॉ स्कूल का लेक्चर नहीं होने वाला है। दरअसल इन सोर्सेस को डीप डाइव करने के बाद एक बात जो सबसे ज्यादा क्लियर और फैसिनेटिंग निकल कर आती है, वो ये है कि हम हर दिन अनजाने में ही सही कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बनते हैं। तो बेसिकली कपड़े सिलवाने के लिए टेलर को देना, या ड्राई क्लीनिंग के लिए एक्सपेंसिव सूट्स देना, या फिर मैकेनिक को कार देना, या किसी पड़ोसी को अपनी फेवरेट बुक पढ़ने के लिए देना। बिल्कुल, ये एवरीडे लाइफ के छोटे छोटे एक्शंस ऑटोमेटिकली एक फॉर्मल लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं। लॉ की भाषा में इस प्रोसेस को बेलमेंट कहा जाता है। बेलमेंट। तो आज हम यही समझेंगे कि जब कोई अपना सामान किसी और को सौंपता है तो कानून यानी लॉ किस तरह से दोनों पार्टीज को सेफगार्ड करता है। आखिर इस पूरे प्रोसेस के पीछे का लॉजिक क्या है? तो चलिए सबसे पहले इस डीप डाइव के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आखिर बेलमेंट का एसेंस क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल कि बेलमेंट क्या नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो सोर्सेज क्या कहते हैं इस बारे में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 148 के मुताबिक बेलमेंट का सिंपल सा मतलब है जब एक व्यक्ति, जिसे कानून की भाषा में बेलोर कहते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को यानी बेली को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मूवेबल गुड्स डिलीवर करता है। मूवेबल गुड्स यानी चल संपत्ति। एग्जैक्टली। यहाँ 2 टर्म्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहला स्पेसिफिक पर्पस और दूसरा मूवेबल गुड्स। बेलमेंट कभी भी जमीन, घर या किसी ऐसी प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता जो जमीन से जुड़ी हो। राइट, मतलब कार, ज्वेलरी, लैपटॉप या कपड़े, इन सब का हो सकता है क्योंकि इनको मूव किया जा सकता है। हाँ, और सबसे जरूरी शर्त ये होती है कि जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाए, वो सामान वापस ओरिजिनल ओनर को लौटाना होता है या फिर उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक डिस्पोज ऑफ करना होता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सामने आता है जिसे सोर्सेज ने बार बार हाईलाइट किया है, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही बेलमेंट की जान है। पोजेशन वर्सेस ओनरशिप, कब्जा और स्वामित्व। राइट। बेलमेंट के अंदर सिर्फ पोजेशन यानी कब्जा ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। मान लीजिए कि किसी ने अपनी महंगी स्पोर्ट्स बाइक अपने दोस्त को वीकेंड ट्रिप पर ले जाने के लिए दी। अब उस वीकेंड के लिए उस बाइक का फिजिकल कंट्रोल उसके पास है, पर वो दोस्त उस बाइक का मालिक तो नहीं बन गया ना? बिल्कुल नहीं। ओनरशिप हमेशा ओरिजिनल ओनर यानी बेलोर के पास ही रहती है। ये कॉन्सेप्ट सेल यानी बिक्री से बिल्कुल अलग है, जहां ओनरशिप हमेशा के लिए ट्रांसफर हो जाती है। तो चाहे सामान किसी के पास कितने भी दिन रहे, मालिक वही रहेगा जिसने वो सामान दिया था। अब सवाल ये आता है कि ये डिलीवरी होती कैसे है? हाँ, लॉ इस बारे में क्या कहता है? कानून कहता है कि डिलीवरी 2 तरीके की हो सकती है। एक है एक्चुअल डिलीवरी और दूसरी है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी तो बहुत ही सिंपल लग रही है सुनने में। हाँ, फिजिकली सामान को अपने हाथ से उठाकर किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा देना, जैसे अपना फोन रिपेयर वाले को देना। पर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी थोड़ी सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिक मतलब वहां कोई एक्चुअल फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। यहाँ लॉ थोड़ा स्मार्ट प्ले करता है।
मान लीजिए किसी का सामान एक बड़े से गोडाउन में रखा है। अब वो पूरा गोडाउन उठाकर तो किसी को दिया नहीं जा सकता ना। राइट, वो तो इमूवेबल है एक तरह से उस फॉर्म में। तो ऐसे में अगर गोडाउन का मालिक किसी दूसरे इंसान को उस गोडाउन की चाबी दे देता है तो लॉ ये मानता है कि सामान की डिलीवरी हो गई। ओह अच्छा, मतलब सामान अपनी जगह से 1 इंच भी मूव नहीं हुआ, पर चाबी देने के एक्शन से पोजीशन लीगली ट्रांसफर हो गया। हाँ, इसे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है मेरे दिमाग में, और लोग भी अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर पोजीशन देना ही बेलमेंट है और चाबी देना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, तो क्या बैंक के लॉकर में अपने कीमती गहने या डॉक्यूमेंट्स रखना बेलमेंट कहलाएगा? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्चुअली। है ना, क्योंकि लोग तो अपना सामान बैंक की हैवी सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में उनकी सेफ कस्टडी में ही रख रहे हैं। सुनने में तो यही लगता है, पर ये एक ऐसी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे सोर्सेज ने बहुत ही क्लियर केस लॉज के थ्रू क्लैरिफाई किया है। बैंक लॉकर में सामान रखना लीगली बेलमेंट नहीं है। वेट, सच में बेलमेंट नहीं है? नहीं, इसे डीप तरीके से समझने के लिए एक बहुत ही फेमस लीगल डिस्प्यूट को देखना होगा। अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, ये केस क्या कहता है? ये केस लॉ की दुनिया में एक लैंडमार्क माना जाता है। इस केस में हुआ ये था कि बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में रखे लॉकर्स में एक दिन चोरी हो गई। बाप रे, मतलब बैंक के अंदर चोरी? हाँ, तो बहुत सारे कस्टमर्स का कीमती सामान चला गया। फिर एक कस्टमर ने बैंक पर डैमेजेस क्लेम किए और कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट दिया कि क्योंकि बैंक ने उनका सामान सेफ कीपिंग के लिए लिया था, तो ये एक बेलमेंट का रिलेशनशिप है। तो बैंक एज अ बेली पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लॉजिक तो बिल्कुल सॉलिड लग रहा है। लॉजिक सॉलिड है, पर कोर्ट का नजरिया कुछ और था। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। पर क्यों? इसके पीछे क्या लीगल रीजनिंग दी कोर्ट ने? इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही क्लियर है। कोर्ट ने कहा कि बेलमेंट बनने के लिए सामान का एक्सक्लूसिव पोजेशन दूसरी पार्टी के पास जाना जरूरी है। बैंक लॉकर के केस में बैंक के पास उस लॉकर का एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं होता। ओह, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लॉकर को खोलने के लिए तो 2 चाबियों की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, एक बैंक की मास्टर की और दूसरी कस्टमर की पर्सनल की। कस्टमर की चाबी के बिना बैंक उस लॉकर को खोल ही नहीं सकता। और बैंक को तो ये पता ही नहीं होता कि कस्टमर ने उस बंद डब्बे के अंदर रखा क्या है। बिल्कुल, क्या उसमें सोने के सिक्के हैं या सिर्फ पुराने लेटर्स, ये बैंक को थोड़ी पता है। जब बैंक को पता ही नहीं कि गुड्स क्या हैं और उनके पास पूरा कंट्रोल भी नहीं है, तो उन्हें लीगल बेली कैसे माना जा सकता है? वाह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो बेसिकली बैंक आपको सिर्फ जगह किराए पर दे रहा है, वो आपके सामान का बेली नहीं बन रहा। हाँ, बेलमेंट के लिए एक्सक्लूसिव कंट्रोल का ट्रांसफर होना मैंडेटरी है। चलिए अब स्टोरी के अगले फेज में चलते हैं। जब ये एस्टैब्लिश हो गया कि चाहे सामान किसी के भी पास हो, उसकी ओनरशिप हमेशा बेलर यानी सामान देने वाले के पास ही रहती है, तो इसका एक बड़ा लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है। राइट, अगर मालिक आप है तो उस सामान की खामियों की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। बिल्कुल, और यहाँ से एंट्री होती है बेलर की लीगल ड्यूटीज की। कानून दोनों तरफ बैलेंस बनाता है और पहला बर्डन ओनर पर डालता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग बेलर की सबसे प्राइमरी जिम्मेदारी है अपने सामान में मौजूद फॉल्ट्स या खामियों को डिस्क्लोज करना, उसके बारे में सामने वाले को बताना। अब यहाँ लॉ सिचुएशंस को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता, बल्कि इंटेंशन और पैसे के बेसिस पर 2 अलग-अलग कैटेगरीज बनाता है, राइट? हाँ, पहली कैटेगरी है ग्रेच्युटस बेलमेंट। ये बड़ा फैंसी सा लीगल टर्म है, पर इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी कंसिडरेशन या पैसे के सामान देना। जैसे दोस्ती यारी में या फैमिली के अंदर किसी को फेवर करना। एग्जैक्टली। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने पड़ोसी को अपनी मोटरसाइकिल फ्री में यूज करने के लिए दी क्योंकि उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है। इस सिचुएशन में कानून थोड़ा नरम होता है, क्योंकि बेलर एक फेवर कर रहा है, पैसे थोड़ी ले रहा है। राइट। तो उसकी ड्यूटी सिर्फ उतनी है कि वो उन डिफेक्ट्स के बारे में बताए जो उसे एक्चुअली में पता है। जैसे अगर ब्रेक्स खराब है और ओनर को पता है पर वो नहीं बताता और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ओनर पूरी तरह लायबल है, उसे हर्जाना भरना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उसने सच छुपाया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है। अगर ब्रेक्स अंदर ही अंदर फेल हो रहे थे और मालिक को खुद इस बात का कोई आइडिया नहीं था, तो कानून ओनर पर बर्डन नहीं डालता। मेक सेंस, क्योंकि उसको खुद ही उस छुपे हुए खतरे का पता नहीं था।
पर कहानी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है जब हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं, जिसे नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट कहते हैं। ओ, यहाँ लॉ बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाता है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पैसे का लेन देन शामिल है, जहाँ सामान को किराए पर दिया जाता है। जैसे ही बीच में पैसा आता है, लॉ का नजरिया अनफॉरगिविंग हो जाता है। कॉमर्शियली रेंट आउट करने की बात हो रही है तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया ना। इसको समझने के लिए एक लैंडमार्क इंग्लिश केस लॉ का जिक्र सोर्सेज में बड़ा प्रोमिनेंट है, हाइमन एंड वाइफ वी न्यू एंड सन्स। ये विक्टोरियन एरा का एक क्लासिक केस है जिसने मॉडर्न लॉज का बेस सेट किया। ये विक्टोरियन एरा वाले केसेस सुनने में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक कपल ने, जिनका नाम हाइमन था, उन्होंने एक कैरेज यानी घोड़ा बग्गी किराए पर ली थी एक सफर पर जाने के लिए। ने एंड सन्स बग्गियां किराए पर देने का बिजनेस करते थे। अब सफर के बीच में अचानक उस कैरेज का एक बोल्ट टूट गया। ओ, तो बग्गी पलट गई होगी। हाँ, बग्गी पलट गई और वाइफ को बहुत चोट आई। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो मालिक ने एक बड़ा कॉमन सेंस वाला डिफेंस दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो बग्गी ठीक रखी थी, ये बोल्ट अंदर से कमजोर था, इस बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी। और जब पता ही नहीं था तो फॉल्ट कैसे डिस्क्लोज करते? उनका पॉइंट अपनी जगह ठीक लग रहा है थोड़ा, पर कोर्ट ने इस लॉजिक को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कोर्ट ने रूल बनाया कि क्योंकि आप उस कैरेज को पैसे लेकर किराए पर दे रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये आपकी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामान कंप्लीटली फिट हो। वाह, मतलब चाहे हिडन डिफेक्ट का पता हो या ना हो, बेलर बचेगा नहीं। एग्जैक्टली। द लॉजिक इज सिंपल कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो रिस्क भी आपका है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा मालिक की एक और प्रैक्टिकल ड्यूटी होती है, ड्यूटी टू बेयर एक्सपेंसेस। अगर कोई अपना सामान किसी को मेंटेन करने के लिए देता है तो उस पर आने वाला खर्चा ओनर को ही उठाना पड़ता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं जी। अगर किसी किसान ने अपना घोड़ा अपने दोस्त को 1 महीने तक रखने के लिए दिया, तो उस घोड़े को खिलाने का जो रोज का खर्चा है वो मालिक ही देगा ना। और अब अगर अचानक घोड़ा बीमार पड़ जाए और डॉक्टर को बुलाना पड़े तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी खर्चा भी बेलर को ही बेयर करना होगा, क्योंकि एसेट आपका है तो उसको जिंदा रखने का कॉस्ट भी आपका। तो यहां तक हमने पूरी तरह से बेलर की जिम्मेदारियों का बर्डन देखा। लेकिन अगर मालिक ने एक सेफ प्रॉपर्टी डिलीवर की है और खर्चे भी उठा रहा है तो 5 लाख दूसरी तरफ भी तो भारी होना चाहिए। बिल्कुल। जो इंसान प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है यानी बेली, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। राइट। तो अब थोड़ा बेली की ड्यूटीज पर बात करते हैं। कानून क्या एक्सपेक्ट करता है उनसे? बेली की सबसे पहली ड्यूटी है स्टैंडर्ड ऑफ केयर। कानून कहता है कि उन्हें उस प्रॉपर्टी की ऐसी देखभाल करनी होगी जिसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस कहते हैं। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब एक नॉर्मल समझदार इंसान की तरह, कोई सुपर ह्यूमन बनकर जान देने को नहीं कह रहा है कानून। हाँ, बस वैसा ही ध्यान रखें जैसा अपने सामान का रखते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडियन केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अमर सिंह। अच्छा, इस केस में क्या बैकग्राउंड था? इंडिपेंडेंस के बाद कुछ सामान पाकिस्तान के क्वेटा सिटी से ट्रेन के जरिए न्यू दिल्ली भेजा गया था। बॉर्डर्स क्रॉस होने थे और गुड्स इंडियन रेलवेज की कस्टडी में थे। रास्ते में वो गुड्स कंप्लीटली गायब हो गए। एक पूरी ट्रेन का सामान या कुछ पर्टिकुलर गुड्स गायब हो गए? रेलवेज पर ही सीधा केस? हाँ, जब मालिक ने कॉम्पेंसेशन मांगा तो रेलवेज ने केस फाइट किया। उन्होंने कहा कि एक तो जर्नी इंटरनेशनल थी और दूसरा उन्होंने जानबूझकर थोड़ी घुमाया है, तो उनकी गलती नहीं है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़क ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने रेलवेज को एज अ बेली लायबल ठहराया और पूछा कि अगर आपके अपने इंजन्स या इक्विपमेंट होते तो क्या उन्हें ऐसे ही गायब होने देते? ये तो सच में मुंह बंद करने वाला पॉइंट था कोर्ट का। बिल्कुल। रेलवेज में वो ऑर्डिनरी केयर नहीं बरती जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी को रखनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें लापरवाही का दोषी माना गया। हमें क्या पता बोलकर कोई बेली बच नहीं सकता। इसके बाद आती है दूसरी ड्यूटी, जिसे नो अनऑथराइज्ड यूज कहते हैं, यानी सामान का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए अग्रीमेंट हुआ है। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी महंगी एसयूवी किसी लोकल मैकेनिक के पास ट्यूनिंग के लिए दी। अब रात में मैकेनिक सोचता है कि गाड़ी तो फ्री खड़ी है, क्यों ना इसे एयरपोर्ट की सवारियां धो ली जाएं। और वो रात भर टैक्सी की तरह एसयूवी को चलाता है। कानून की नजर में ये कंप्लीटली इल्लीगल और अनऑथराइज्ड यूज है। सबसे मजेदार बात यह है कि चाहे उसने एक स्क्रैच भी ना लगने दिया हो, फिर भी ओनर उससे कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ट्रस्ट तोड़ा है और अलाउड लिमिट्स क्रॉस किए। और अगर इस इल्लीगल जॉय राइड में एक्सीडेंट हो गया
तब तो मालिक नई कार के पैसे क्लेम कर लेगा। हाँ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट वहीं टूट जाता है। एक और बहुत यूनिक रूल है, ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स। ओह, मिक्सिंग गुड्स मतलब बेली ओनर के सामान को अपने सामान के साथ मिक्स नहीं कर सकता जब तक परमिशन ना हो। एग्जैक्टली और अगर फिर भी मिक्स कर दिया तो लॉ कहता है कि 2 सिचुएशंस बनती हैं। पहली है सेपरेबल गुड्स, जैसे किसी ने 100 पैकेट्स लेस चिप्स के किसी गोडाउन में रखे और गोडाउन वाले ने गलती से उन्हें अपने 50 पैकेट्स डायमंड चिप्स के साथ एक कार्टन में मिला दिया। अब इनको अलग तो किया जा सकता है, पर उसमें लेबर और टाइम लगेगा। तो कानून कहता है कि इस सेपरेशन प्रोसेस का जो खर्चा आएगा वो बेली को अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन क्रिटिकल तब होती है जब गुड्स इनसेपरेबल होते हैं, जिन्हें मिलाने के बाद अलग करना इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे किसी ने प्रीमियम एक्सपोर्ट ग्रेड चीनी दी और बेली ने उसे अपनी सस्ती राशन वाली चीनी के साथ मिला दिया। अब चीनी के दाने तो अलग किए नहीं जा सकते, वो पूरी प्रीमियम चीनी खराब हो गई। ऐसी सिचुएशन में कानून साफ कहता है कि बेली को, मालिक को, उस अच्छी क्वालिटी वाली चीनी की पूरी मार्केट वैल्यू कॉम्पनसेट करनी पड़ेगी। मतलब पूरा धंधा चलेगा कानून का यहाँ। अब एक आखिरी रूल जो पर्सनली मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है, ड्यूटी टू रिटर्न अक्रेशंस। हाँ, एक्रेशन का मतलब होता है एडिशन या उस प्रॉपर्टी से जनरेट हुआ कोई भी प्रॉफिट। अगर बेलमेंट पीरियड में प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होती है तो वो हिस्सा भी बेलौर को वापस जाएगा। सोर्सेज में इसका एक बड़ा पुराना और क्लासिक एग्रीकल्चरल एग्जाम्पल है गाय और बछड़े का। बिल्कुल, अगर किसी ने अपनी गाय 1 महीने के लिए किसी दूसरे किसान को दी और उस दौरान गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, तो भाई बेली किसान ही नहीं कह सकता कि गाय तुम्हारी और बछड़ा मेरा, क्योंकि वो मेरे यहाँ पैदा हुआ है। नहीं, कानून कहता है कि पेड़ जिसका है फल भी उसी का होगा। गाय का ओनरशिप बेलौर की थी तो बछड़ा भी मालिक को ही देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ड्यूटीज दोनों तरफ से एकदम क्लियर हैं। बेलौर को डिफेक्ट्स बताने हैं और बेली को केयर करनी है और अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना। पर कानून सिर्फ ड्यूटीज पर नहीं रुकता, वो रेमेडीज भी देता है। तब क्या, जब कोई पार्टी इन ड्यूटीज में फेल हो जाए, यहीं पर कुछ राइट्स दिए गए हैं। अगर बेलौर के राइट्स को देखें तो उनका सबसे बड़ा वेपन है राइट टू टर्मिनेट। जैसे अगर मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप MS वर्ड टाइप करने के लिए दिया, पर सामने वाला उसमें हैवी सॉफ्टवेयर डालकर क्रिप्टो माइनिंग करने लगे, तो एज अ बेलौर कोर्ट जाने का वेट नहीं करना, आप कॉन्ट्रैक्ट वहीं स्पॉट पर टर्मिनेट करके लैपटॉप वापस मांग सकते हैं। राइट। पर बेली के पास क्या राइट्स हैं? यहाँ कानून एक बहुत पावरफुल हथियार देता है जिसे लियन कहा जाता है। लियन यानी LIEN। ये हम अपनी लाइफ में रोज देखते हैं। इसका प्रैक्टिकल मतलब है कि जब तक आप मेरा पैसा या फीस नहीं चुकाते तब तक मैं आपका सामान रोक कर रख लूंगी। एक तरह से लीगल हॉस्टेज टेकिंग हो गई है। तो हाँ, इसको 2 तरह से डिवाइड किया जाता है, पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलता है। जैसे अगर टेलर को सूट सिलने दिया गया और सूट लेने पर किसी ने कहा कि सिलाई बाद में दूंगा, अभी सूट दे दो, तो टेलर के पास लीगल राइट है पर्टिकुलर लियन का कि वो सूट वापस देने से मना कर दे। जब तक लेबर का पेमेंट नहीं होगा, सूट दुकान से बाहर नहीं जाएगा। पर वो सिर्फ सूट रोक सकता है, कार की चाबी नहीं रोक सकता, राइट? एग्जैक्टली। पर इसके मुकाबले जनरल लियन बहुत ज्यादा ब्रॉड और पावरफुल होता है और ये लॉ ने हर किसी को नहीं दिया है। हाँ, ये टिपिकली बैंक्स और अटॉर्नीज के पास ही होता है, जहां तक मैं जानता हूँ। सही कहा। बैंक जनरल लियन में आपकी किसी जनरल अकाउंट बैलेंस या आउटस्टैंडिंग लोन की रिकवरी के लिए आपका कोई भी सामान या FD रोक सकते हैं। एक केस है सिंडिकेट बैंक वर्सेस विजय कुमार। इस केस में क्या क्लैरिफाई हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने अनइक्विवोकली अफर्म किया कि बैंकिंग सिस्टम रिस्क्स पर चलता है, इसलिए उन्हें अपनी आउटस्टैंडिंग रिस्क को कवर करने के लिए कस्टमर के किसी दूसरे एसेट को होल्ड करने का जनरल लियन राइट होता है, ताकि फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होने से बच सके। अब यहाँ तक तो हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जहां इंटेंशनली एक डील बनती है, टेलर के पास जाना या बैंक में अकाउंट खोलना। पर कानून की आंखें वहां भी हैं जहां हम बिना इंटेंशन के कॉन्ट्रैक्ट में पड़ जाते हैं। वही मैं सोच रहा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, यानी वो इंसान जिसे अचानक सड़क पर किसी का खोया हुआ सामान मिल जाए। मान लीजिए किसी को एक लावारिस महंगा लैपटॉप बैग मिला। उस वक्त उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो आगे बढ़ जाए और लॉ उससे कुछ नहीं पूछेगा, पर जैसे ही उसने उस बैग को हाथ में उठाया सेफ रखने के लिए, बिंगो, उस नैनो सेकंड में वो लीगली उस सामान का बेली बन गया। एक इम्प्लाइड बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया उस अनजान मालिक के साथ। और बेली बनते ही वो स्ट्रिक्ट ड्यूटीज अप्लाई हो जाती हैं
ऑर्डिनरी प्रूडेंस से देखभाल करनी होगी और असली मालिक को ढूंढने की ड्यूटी निभानी होगी। पर कानून अकेले उन ड्यूटीज का बर्डन नहीं डालता, उसको राइट्स भी देता है ना। जो लेजिटिमेट खर्चा होगा पुलिस स्टेशन जाने का या न्यूज़पेपर में ऐड देने का, वो क्लेम कर सकता है। हाँ, और एक बहुत इंटरेस्टिंग राइट और है। अगर सामान पेरिशेबल है, जैसे आम की टोकरी जो जल्दी सड़ जाएगी, मार्केट में बेच दे, पैसा भले मालिक का होगा पर नुकसान होने से बच जाएगा। ये लॉ का बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो मैक्रो लेवल पर देखें तो बेलमेंट सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट हवा में बातें करने वाला टर्म नहीं है। ये एसेंशली आपसी विश्वास और कस्टोडियन का एक मजबूत स्ट्रक्चर है जो दोनों के अधिकारों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करता है, जिससे सोसाइटी और बिजनेस स्मूथली चल सकें। लेकिन इन पुराने कीस लॉज को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक आखिरी और प्रोवोकेटिव थॉट आता है। ये पूरा कानून 1872 में बना था और फिजिकल गुड्स पर बेस्ड है। घोड़े, गाय, कपड़े या कार। राइट, टैंजिबल चीजें जिन्हें छुआ जा सके। पर आज की 21st सेंचुरी की मॉडर्न कनेक्टेड डिजिटल दुनिया को देखें। आज हमारी सबसे कीमती संपत्ति गोडाउन में नहीं बल्कि क्लाउड सर्वर्स पर है। एग्जैक्टली। अगर कोई अपना क्लाउड स्टोरेज का पासवर्ड या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की प्राइवेट की किसी दोस्त या टेक कंपनी को सेफ कीपिंग के लिए देता है, तो क्या वो इनविजिबल डिजिटल डेटा भी इस 1872 के बेलमेंट दायरे में आएगा? ये तो एकदम ग्रे एरिया है लॉ का। अगर क्लाउड प्रोवाइडर हैक हो जाए और क्रिप्टो गायब हो जाए तो टेक कंपनीज बोलेंगी कि हमने हार्डवेयर थोड़ी दिया था, हम तो बस सॉफ्टवेयर स्पेस दे रहे थे। वही तो। कानून तब का है जब डेटा या इंटरनेट जैसा कुछ था ही नहीं। क्या हमारे पास मौजूद ये पुराने फिजिकल गुड्स वाले लॉज इस नए एज के डिजिटल पोजेशंस को हैंडल करने के लिए तैयार हैं? ये कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं है। आने वाले वक्त में हमारे लीगल एक्सपर्ट्स और कोर्ट्स को इन्हीं मुद्दों पर लड़ाइयां लड़नी है। एक पासवर्ड चाबी की तरह है या नहीं, ये डिसाइड करना कोर्ट्स के लिए आसान नहीं होगा। डिजिटल राइट्स और डिजिटल कस्टडी का लैंडस्केप अभी धुंधला जरूर है, पर बदलाव आ रहा है। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है अगली बार जब कोई अपना लैपटॉप रिपेयर को देगा तो ये एक्ट उनके दिमाग में जरूर आएगा। ऐसी ही नई जानकारियों और डीप एनालिसिस के साथ फिर मुलाकात होगी। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।